Assalamu alaikum. Welcome to my lectures. I'm your social studies lecturer Midhat Abbas. How are you all doing? We are almost at the end of chapter 9, which is major occupations in the world. Last 3 questions were left. चलें उनको भी solve कर लेते हैं. Okay. Fourth question is, electricity and gas industries are very important but employ only 1/8 of the building and transport workforce in Pakistan. Why is this so? The question is asking you to compare कि electricity और gas industries, ये जो sector है, ये building और transport sector का 1/8 workforce supply करती है. For example, अगर building और transport में 8 लोग हैं, तो gas और electricity में 1 होगा. So it's 1/8. Ratio ये है. लेकिन electricity और gas दोनों बहुत important industries हैं. So why is this so? कि workforce बहुत कम employed है. अगर आप पिछले लेक्चर्स में जाएं and you go over the distribution, जिसमें हमने ये देखा था कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उसमें से वर्कफोर्स कितनी है. वर्कफोर्स क्या होता है, जल्दी से बताइए. वेल डन. वर्कफोर्स इज दैट परसेंटेज ऑफ योर पॉपुलेशन विच इज एम्प्लॉयबल, जो काम कर सकती है, उस एज की है, सेहतमंद है और एम्प्लॉय की जा सकती है. मतलब उतनी अपॉर्चुनिटीज आपके कंट्री में अवेलेबल हैं. सो अब ये वर्कफोर्स का जो कंपैरिजन है वो इन दोनों इंडस्ट्रीज में जब आपने देखा था तो उसमें काफी ह्यूज परसेंटेज का डिफरेंस था. इलेक्ट्रिसिटी और गैस में सिर्फ 1.68% ऑफ द वर्कफोर्स वाज एम्प्लॉयड. हाउएवर बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट में इट वाज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 13-14%. सो अगर ये 1/4 का डिफरेंस है तो ये क्यों है? इसको देखने के लिए लेट्स जस्ट डिस्कस कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस की इंपॉर्टेंस क्या है. इलेक्ट्रिसिटी और गैस ये इंडस्ट्री जो है ये हमारी एनर्जी रिसोर्सेज में आती है. अब एनर्जी रिसोर्सेज की एक कंट्री के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? वो इंपॉर्टेंस ये है कि योर कंट्री इज गोइंग टू रन ऑन दीज एनर्जी रिसोर्सेज. आपकी इंडस्ट्री, आपका सारा काम, आपकी टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग विच गोज ऑन इन अ कंट्री, इवन आपके घर का बल्ब, दिस नीड्स एनर्जी एंड दैट एनर्जी कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी. अब वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे मुल्क में या तो हाइड्रो जनरेटेड है, डैम यानी वाटर से चलती है, या फिर गैस जनरेटेड है. अब इन दोनों केसेस में बात यहां आ जाती है कि जो हमारे टोटल एनर्जी रिजर्व्स हैं ना, वो बहुत कम हैं. दे आर वेरी लेस. अब ये क्वेश्चनेबल बात है. क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क में इतना पानी है, इतने ज्यादा रिवर्स हैं, इतने ज्यादा रेजर्वॉयर्स हैं, लेक्स हैं, लेकिन उनकी जो पावर है उसको यूटिलाइज या हार्नेस करने के लिए, उससे फायदा उठाने के लिए हमारे पास डैम्स नहीं हैं और डैम्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं. सो यस, द एनर्जी रिसोर्सेज आर वेरी लेस, एज इन उनसे फायदा नहीं उठाया जा सकता. लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस है, जब रिसोर्सेज कम होंगे जो यूटिलाइजेबल हैं या जो यूज करने के काबिल हैं, तो इसीलिए कम लोग उस सेक्टर में एम्प्लॉय होंगे. हाउएवर जो बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, ये वो सेक्टर है जो आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है. आपकी गुड्स ने यहां से वहां जाना है, लोगों ने यहां से वहां जाना है. सो बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द रोड्स, ऑफ द ब्रिजेस, ट्रांसपोर्ट, योर रोड, एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट. जैसा कि हमने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि ये 3 ट्रांसपोर्टेशन के वेज हैं और इन तीनों में अपनी अपनी एक इंपॉर्टेंस है. अगर एयर है, आप बाय एयर ट्रेवल करते हो, तो देयर इज अ होल क्रू व्हिच इज एम्प्लॉयड ऑन द प्लेन एंड ऑन द एयरपोर्ट एज वेल. सिमिलरली बाय रोड आपकी बसेस हैं, आपके ट्रक्स हैं, आपकी वैन्स हैं, आपकी कोचेस हैं. दोज ऑफ फ्यू फेमस, डाइवो हो गई, नियाजी एक्सप्रेस हो गई. सो यस, दीज आर द रिलेटेबल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज. लेकिन ये सब एक क्रू एम्प्लॉय करते हैं, इस वजह से ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देते हैं. सो हेंस द एनर्जी रिसोर्सेज, सिंस दे आर लेस यूटिलाइज्ड और उनको हार्नेस करने के लिए जो सेक्टर है वो खुद इतना डेवलप या इतना एक्सपैंडेड नहीं है, इस वजह से उसमें वर्कफोर्स भी कम एम्प्लॉयड है. जबकि बिल्डिंग और ट्रांसपोर्ट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, इसमें डेवलपमेंट में भी पैसे ज्यादा लगते हैं और इसमें लोग भी ज्यादा एम्प्लॉय होते हैं. दैट इज व्हाई देयर इज दिस डिफरेंस ऑफ 1/8 इन बोथ द सेक्टर्स. Talking about question number 5. In what ways does education help a country? So what you actually have to discuss is the importance of education
to a country. Since we are discussing it as we are in Pakistan, so we're going to discuss it with the context of Pakistan. Education क्यों जरूरी है? तालीम क्यों जरूरी है? क्या कहा आपने? Absolutely right. आगे बढ़ने के लिए, to progress. अब progress जो है वो एक दिन में, एक महीने में, एक साल में नहीं आती. It take years. उस प्रोग्रेस के लिए जो सिटीजन्स हैं एक मुल्क के, पाकिस्तान के, दे नीड टू हैव द बेसिक राइट टू एजुकेशन. उनको बेसिक एजुकेशन जो प्राइमरी लेवल की है टिल द मैट्रिकुलेशन वो मिलनी चाहिए. अब अगर इस बात को हम आगे लेके बढ़ें तो जो कौमें तालीम लेती हैं या अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, बिकॉज एजुकेशन इज अवेयरनेस, और ये अवेयरनेस 3 लेवल्स पे है: पर्सनल, कम्युनिटी एंड देन नेशनल. वो कैसे? अब एक इंसान अगर पढ़ लिख जाता है तो वो अपने फैमिली को फायदा देता है, अपने लिए बेटर मीन्स ऑफ लाइफ डेवलप कर लेता है. जब उस तरह के और बहुत सारे लोग एक कम्युनिटी में बेहतर एजुकेशन वाले हो जाएंगे, बेहतर अपॉर्चुनिटी वो अवेल कर लेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खुल जाएंगे, दे विल बी बेटर एम्प्लॉयड. रिमेंबर द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर. सो अगर एक बंदा अच्छी तालीम हासिल करके स्किल्ड लेबर में आ जाता है, जहां पे उसके पास एक आर्ट है, एक हुनर है, जिसके थ्रू वो अपना जो है वो जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकता है और पैसे कमा सकता है, तो वो कम्युनिटी लेवल पे भी फायदा देगा, वो कम्युनिटी भी प्रोग्रेस करेगी. और जब कम्युनिटी प्रोग्रेस करेगी, और इस तरह की बहुत सारी कम्युनिटीज एक ही मुल्क के अंदर जैसे पाकिस्तान के अंदर है, जब वो प्रोग्रेस करेंगी तो इट वुड डेफिनेटली लीड टू द नेशनल प्रोग्रेस. अब वो प्रोग्रेस ट्रांसलेट कैसे होगी? इन टर्म्स ऑफ मनी. जब ये प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांसलेट होगी तो मुल्क की इकोनॉमी इंप्रूव करेगी, मईशत इंप्रूव करेगी. सो एजुकेशन ना सिर्फ आपकी पर्सनल डेवलपमेंट करती है, जिसमें आपकी सोशल ग्रोथ, आपकी मेंटल ग्रोथ, आपकी अवेयरनेस, आपकी कम्युनिटी के साथ आपके बेसिक एथिक्स और ग्रूमिंग, ये चीजें आपकी पर्सनल ग्रोथ में आती हैं. सो जब एक इंसान बेहतर इंसान बनेगा और उस तरह के और बहुत से लोग उसी लेवल पे बेहतर बनेंगे तो पूरी कम्युनिटी ओवरऑल बेहतर होगी. प्लस डोंट फॉरगेट कि आज एक जनरेशन अगर बेहतर अवेयर या बेहतर एजुकेटेड हो जाएगी तो वो आने वाली अगली जनरेशन को ज्यादा बेहतर एजुकेट करेगी. सो ये एक साइकिल है जो स्टार्ट हो जाएगा. सो यस, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हेल्प द कंट्री, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. और इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे की सूरत में समझते हैं. उसके अलावा जो दूसरा फायदा है, बेहतर इंसान, बेहतर वैल्यूज, ज्यादा मुहज्जब, ज्यादा एटिकेट्स वाला. सो दैट इज व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लोगों में अवेयरनेस फैलाती है. अवेयरनेस लाने के साथ साथ ये उस कंट्री में जो बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं वो खुद उस मुल्क के लोग अवेल करते हैं, रादर देन कि बाहर से कोई आ सके. So yes, that's how education helps a country. The last question is, discuss what you think are the most important things about a job. एक जॉब के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपने डिस्कस करना है, क्योंकि की टर्म हमारी डिस्कस है. डिस्कस का मतलब है कि आप अपना नजरिया पेश करें, फैक्ट्स को डिस्कस करके, जो भी फैक्ट्स आपके अराउंड अवेलेबल हैं या जो आपने पढ़े हैं या कहीं देखे हैं या ऑब्जर्व भी किए हैं, उनको आप अपनी नजर में रख के इस बात को डिस्कस करें कि एक जॉब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है. गुड वेजेस, अच्छा पैसा, इंटरेस्टिंग वर्क, वर्क बेहतर हो, हेल्पिंग अदर पीपल, लोगों की मदद करना, शॉर्ट आवर्स विद लॉट्स ऑफ हॉलीडेज, काम करने के घंटे कम होना, वर्क आउटसाइड, पीपल हु वांट टू गो आउटसाइड एंड वर्क, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रमोशन, आगे बढ़ने के मौके, अथॉरिटी, आपके पास कितनी पावर आती है, यूजिंग इमेजिनेशन एंड एबिलिटी, इसको कहते हैं क्रिएटिव फ्रीडम. क्रिएटिव फ्रीडम इज कि आप अपने काम में कितना अपना ज़हन खुल के इस्तेमाल कर सकते हो और उसको अप्लाई भी कर सकते हो. अब ये है पहला पार्ट इसका. और दूसरा है जी, व्हाट जॉब डू यू वांट टू डू व्हेन यू लीव स्कूल, कि जब आप अपना स्कूल खत्म करेंगे तो आप कौन सी जॉब करना चाहेंगे. अब ये क्वेश्चन आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है? ये क्वेश्चन आपसे ये डिमांड कर रहा है, अगर मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिव एक टर्म में एक्सप्लेन करूं तो दैट इज जॉब रिटेंशन फैक्टर्स. एक इंसान जिसको नौकरी मिलती है, सबसे पहले तो जी हम अगर अपने चैप्टर के लिहाज से डिस्कस करें तो अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, मौके हैं या नहीं है नौकरी के, वो इंपॉर्टेंट है. वो हो जाए तो क्या हमारी वर्कफोर्स वो अवेलेबल है या नहीं है.
सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हमारे पास वो मौका है या नहीं है। फिर आ जाती है वर्कफोर्स, क्या हमारे पास उस एज ब्रैकेट के और उस काम के लिए हैं वो लोग मौजूद हैं या नहीं। देन अगर आपको वो जॉब मिल जाती है, आप वो अवेल कर लेते हो, तो फिर उस जॉब पे टिके रहने के आपके चांसेस क्या हैं, जॉब रिटेंशन फैक्टर्स। अब गुड वेजेस, आपको अच्छा पैसा मिले या बेहतर पैसा मिले, वो भी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग वर्क, आपका काम आपके लिए कितना इंटरेस्टिंग है, आप कितने शौक से वो काम करते हो। अब अगर एक इंसान है जिसको आर्ट्स पसंद है, ड्राइंग पसंद है, उसको फोर्स करके अगर डॉक्टर बनवा दिया जाएगा, या एक ऐसा इंसान जो एक लोअर लेवल पे काम करने में खुश है, उसको जबरदस्ती मैनेजमेंट सीट दे दी जाएगी जबकि उसकी कॉम्पिटेंसी भी नहीं होगी, तब प्रॉब्लम्स अराइज होंगी, क्योंकि ना उस इंसान के लिए वो वर्क इंटरेस्टिंग होगा, ना फिर वो उस तरह उस जॉब में अपनी आउटकम दे सकेगा। यूजिंग इमेजिनेशन एंड एबिलिटी, ये मैंने अभी आपको बताया, ये क्रिएटिव फ्रीडम है। सो क्रिएटिव फ्रीडम कम्स विद द इंटरेस्टिंग वर्क। अब जैसे मैं, आई एम अ टीचर, माई जॉब इज टू टीच यू, एजुकेट यू पीपल, ट्रांसफर और कम्युनिकेट एजुकेशन टू यू और नॉलेज टू यू। आई कैन ओनली डू दैट एज फार एज आई वॉन्ट टू डू इट। जब तक मैं उसको अच्छे तरीके से नहीं करूंगी, बेहतर तरीके तक आप तक वो बात नहीं पहुंचा सकूंगी, देन देयर इज नो पॉइंट। वर्किंग आवर्स, काम करने के घंटे, वेदर दे आर लॉन्ग, वेदर दे आर शॉर्ट, ये एक डिबेटेबल चीज है, क्योंकि अगर शॉर्ट आवर्स हों और ज्यादा छुट्टियां हों, जैसा कि क्वेश्चन आपको कह रहा था, तो वो फिर इकोनॉमी वाइज, एम्प्लॉयर वाइज अच्छी चीज नहीं है, बिकॉज फिर आपकी प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से नहीं होती। ऑब्वियसली आप काम का नुकसान तो नहीं कर सकते, बट देन लॉन्ग आवर्स एज वेल, क्योंकि वो जितने लंबे होंगे आपके वर्कर्स या एम्प्लॉयर्स की प्रोडक्टिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि बंदा जितना लंबे स्ट्रेच पे काम करता है उतना ज्यादा थक जाता है, तो थका हुआ दिमाग या थका हुआ इंसान उस हिसाब से काम नहीं कर सकता। सो इट हैज टू बी समवेयर बिटवीन द मिडिल, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बहुत सारे लोग अपनी नौकरी इस वजह से छोड़ देते हैं कि वर्कलोड ज्यादा है और वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं। लैटरल मूवमेंट या प्रमोशन, लैटरल मूवमेंट का मतलब यह है कि अगर मैंने एक कंपनी ज्वाइन की है एज अ मैनेजर, तो क्या मैं उसी कंपनी में किसी और डिपार्टमेंट की मैनेजर बन सकती हूँ या नहीं, या क्या मेरे पास ऐसे मौके आएंगे बेहतर काम करने से कि मैं अपनी पोजीशन से उठ के एक ऊपर वाली पोजीशन पे चली जाऊं। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर दोज पीपल हु आर वेरी एम्बिशियस, जो जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी, अथॉरिटी इज पावर, ये तो वो चीज है, इक्तदार, जो लोगों को खोल के जाहिर कर देता है। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज कौन सा इंसान कितनी अथॉरिटी मिलने के बाद कैसे बिहेव करता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर आप एक जगह पे नौकरी करते हो, वहां का मैनेजर अच्छा नहीं है, या आपको लगता है कि ही और शी इज बायस, तो ऑब्वियसली आप उस जगह पे रहने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। या अगर वो बहुत अच्छा है तो आपका दिल करेगा कि ओके, डजंट मैटर, अगर मुझे थोड़े बहुत पैसे कम भी मिल रहे हैं तो आई एम गोना स्टे हियर, बिकॉज मुझे वो जॉब सेटिस्फैक्शन है कि मैं जहां काम करती हूँ वहां पर मुझे तसल्ली है, मैं जो काम करती हूँ या करता हूँ वो मेरे लिए अच्छा है, मुझे पसंद है। सो all these factors combine together and then they lead to job satisfaction, which gives you job retention. So over here we end our chapter 9. अगले लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।